नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी में मचा सियासी तूफान शांत हो गया है। पिछले करीब एक माह से चल रहे घमासान के बाद पुष्कर सिंह धामी विरोधी खेमे पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। कई ऐसे चेहरे जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोधी या असंतुष्ट खेमे से माना जाता था, वो अचानक से धामी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें एक साथ आ रही है। कुछ को लगता था धामी कमजोर होंगे, अफवाहें तो नेतृत्व परिवर्तन तक उड़ी, लेकिन धामी पहले से अधिक मजबूत होते हुए दिख रहे। बात उपचुनाव के परिणाम से शुरू करते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में हाहाकार मच गया। बीजेपी के एक खेमे ने इस हार के लिए पार्टी के मौजूदा प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। अफवाहें यहां तक उड़ गई उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा गवाह पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का वायरल हुआ एक वीडियो है और कांग्रेस नेता हरीश रावत का सोशल मीडिया पर आया एक बयान है जो उन्होंने दिल्ली से आकर दिया था। कुछ महसूस कर आप गौर कीजिए। 13 जुलाई को उपचुनाव का परिणाम आया और 15 अगस्त आते आते बीजेपी में विरोधी खेमे पर धामी भारी पड़ते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। कहां नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें उड़ रही थी, कहां अब कुछ मंत्रियों की कुर्सी जाने की बात हो रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में हार के बाद सवाल यह उठा, मंगलौर तो ठीक है, इस सीट पर 50% के करीब मुस्लिम वोटर है और 30% के करीब दलित वोटर है। यहां बीजेपी कभी दूसरे नंबर पर नहीं रही है। यह बीजेपी के व्यवहार की सीट नहीं है, राजनीतिक व्यवहार की। लेकिन बद्रीनाथ बीजेपी कैसे हार गई? यहां पर तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े केंद्र बद्रीनाथ धाम मौजूद है। करीब 98% हिंदू मतदाता है। फिर कैसे हार गई? कांग्रेस के विधायक को तोड़ लिया गया, इसके बाद भी बद्रीनाथ सीट बीजेपी हार गई। आखिर कैसे हार गई? इस हार का पूरा ठीकरा बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व पर फोड़ दिया गया। लेकिन आप कुछ बातों पर गौर कीजिए। बद्रीनाथ उपचुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी 3 कंधों पर थी बीजेपी के नेताओं के। एक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, उनको संगठन ने चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया। वो इस क्षेत्र में महेंद्र भट्ट के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता है। दूसरे नंबर पर आते अनिल बलूनी, वो इस क्षेत्र से ताजा सांसद चुने गए। भारी मतों से वो जीते। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में शामिल कराया। इसीलिए भंडारी को किसी भी तरीके से विजय दिलाना उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। तीसरे नंबर पर आते हैं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, क्योंकि वो सालों से उसी क्षेत्र की राजनीति करते रहे हैं। यह विधानसभा उनका कार्य क्षेत्र है। आज उत्तराखंड की राजनीति में उनके पास जो भी कद है वो 2 ही कारणों से है। एक, बीजेपी का नेता होने के नाते, और दूसरा, बद्रीनाथ क्षेत्र के लोगों ने उनको नेता बनाया, महेंद्र भट्ट को, इस कारण। इसीलिए बद्रीनाथ की हार बीजेपी की हार है, यह सही है, लेकिन इन 3 नेताओं की बड़ी राजनीतिक हार भी है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? तीरथ सिंह रावत ने कहा उम्मीदवार का चुनाव सही नहीं हुआ, लेकिन सवाल तो यह उठता है, तीरथ सिंह रावत उस वक्त क्यों चुप रहे जब अनिल बलूनी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए टिकट के वादे के साथ राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में लाया गया था। बद्रीनाथ में टिकट का चयन की तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो टिकट तय ही था। यह पहले से सबको पता था। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? अफवाहें उड़ी, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अगर आप राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखते हैं तो एक सवाल का उत्तर सोचिए, क्या इस वक्त उत्तराखंड बीजेपी में कोई ऐसा नेता है जो धामी की जगह ले सकता है? मैं कुछ बिंदु रखता हूं, आप इन बिंदुओं पर गौर करने के बाद सोचिएगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने धामी से पहले कई सारे मुख्यमंत्री दिए, लेकिन कोई एक भी मुख्यमंत्री बीजेपी की उस राजनीतिक लाइन को नहीं छू पाया, उस हार्डकोर राजनीतिक लाइन को जो बीजेपी केंद्र में रखकर करती है, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। धामी ने गद्दी संभालते ही उत्तराखंड में यूसीसी कानून बनाने की घोषणा कर दी और अब यह कानून राज्य में लागू होने वाला है। इस कानून को बीजेपी शासित कई राज्य लागू करने की बात कर चुके हैं। उत्तराखंड में घोषणा होने के बाद, ड्राफ्ट बनने के लिए कमेटी बनने के बाद कई राज्यों ने घोषणा की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। धर्मांतरण कानून, लव जिहाद और लैंड जिहाद, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की गतिविधियों से राजनीतिक संदेश देना, बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से बनी मजारों को हटाया जाना। इसके अलावा भी और कई सारे काम धामी ने किए जो
चर्चा में रहे, दूसरे राज्यों में भी चर्चा में रहे। लेकिन आप सोचिए, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी या फिर मौजूदा समय में उत्तराखंड बीजेपी के पास जितने भी नेता हैं उनमें से कोई इतनी सख्त राजनीतिक लाइन खींच सकता है जो संघ और बीजेपी की कोर राजनीति के इतने बेहद करीब से गुजरती हो? आप बीजेपी की केंद्रीय राजनीतिक लाइन, आरएसएस के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान, उनके विचार और धामी की उत्तराखंड में खींची जा रही राजनीतिक लाइन को एक साथ आकर देखिए, आपको सब कुछ बहुत करीब करीब दिखेगा। उत्तराखंड में बीजेपी की हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाने वाला मौजूदा समय में बीजेपी के पास धामी के अलावा तो कोई और दिखता नहीं है। उत्तराखंड में इस सवाल के जवाब में कोई नाम ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल लगता है कि कौन हो सकता है। जब उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चल रही थी, उस वक्त धामी 4 दिन के लिए दिल्ली गए। जब वो वापस आए तो आप उनसे मिलने वाले विधायकों के नामों पर गौर करिए एक बार। मुख्यमंत्री आवास में धामी से मिलने बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल पहुंचे, विधायक खजान दास, विधायक मदन कौशिक पहुंचे, सुरेश गढ़िया, विधायक अनिल नोटियाल पहुंचे। आप इनमें से कई विधायकों को धामी का विरोधी माना जाता रहा है, वो असंतुष्ट खेमे के माने जाते रहे हैं। यानी विरोधी या असंतुष्ट समझे जाने वाले लोग भी मुख्यमंत्री धामी के पास गुलदस्ते लेकर पहुंच रहे। इनमें से कई तो बहुत लंबे समय बाद पहुंचे। इसे आप समझ सकते हैं ये क्या है। यह सीधे सीधे उत्तराखंड में धामी के कद को बढ़ाता हुआ एक संदेश साफ साफ दिखता है। यह जो 1 महीने का घमासान चला है, इसके बाद निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यह इससे समझा जा सकता है। आप एक अन्य बात पर गौर कर लीजिए। पिछले कुछ समय से कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई बड़ी खुश है मंगलौर में अपनी जीत को लेकर। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो मंगलौर विधानसभा सीट पर इस बार की जीत ने कांग्रेस के सामने एक चिंता की बड़ी लकीर पैदा कर दी है। इस बार मंगलौर सीट पर बीजेपी ने एक प्रयोग किया, बीजेपी और आरएलडी के वोट को एक साथ लाने का प्रयोग। मंगलौर से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन भाजपा के करतार सिंह भड़ाना से केवल 400-500 के आसपास के वोट से जीते हैं, शायद 422 वोट से जीते हैं। मंगलौर विधानसभा में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है और करीब 30% दलित वोटर है। बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर पर रहती आई है, लेकिन बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर इस सीट को करीब करीब जीत ही लिया था। आप खुद ही सोचिए, अगर हरिद्वार और उधम सिंह नगर की इन मैदानी सीटों पर बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर 2027 का चुनाव लड़ लिया तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चिंता पैदा हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें इन 2 जिलों से ही पिछले चुनाव में मिली थी। अगर आप गौर करेंगे तो आरएलडी ने उत्तराखंड में संगठन विस्तार शुरू कर दिया है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी देहरादून आए थे, उन्होंने राजेंद्र पंत को प्रदेश का अध्यक्ष पद सौंप दिया है। आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत आधार रखती है, इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से सटती उत्तराखंड की सीटों पर इस दल का असर है। अगर यहां पर जीत नहीं सकती है आरएलडी तो कांग्रेस को हराने का काम तो बहुत अच्छे से कर ही सकती है। अगर बीजेपी और आरएलडी मिलकर मंगलौर में जीत के इतने करीब पहुंच सकते हैं जहां पर बीजेपी के हित में बिल्कुल भी समीकरण नहीं है, तो बाकी सीटों पर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यह एक साफ सी तस्वीर है, यह एक साफ सा राजनीतिक विश्लेषण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, धामी पार्टी में अपने विरोधी या असंतुष्ट खेमे पर भारी पड़ते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। भले ही कितनी भी अफवाहें इस वक्त हवा में तैर रही हो उत्तराखंड की राजनीति में। हाँ, एक बात जरूर है, इस पर गौर करना चाहिए। यह माना जा सकता है कि उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के एक खेमे की महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खुलकर सामने आई है उत्तराखंड में। अब यह बार बार सामने आती रहेगी, यह एक तय फैक्ट है। उत्तराखंड की राजनीति का अगर इतिहास देखेंगे तो समय समय पर यह इस तरह का कुछ होता रहेगा। और वैसे भी अभी नज़दीक में ही निकाय चुनाव आने वाले हैं, त्रिस्तरीय चुनाव भी होने ही वाले हैं। इसीलिए सवाल बन सकता है, क्या निकाय चुनाव के वक्त फिर से बीजेपी में अंतर विरोधों को देखने का एक अवसर मिल सकता है, घमासान मच सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।